आज वही फ्लाइट एक लाख रुपए कॉस्ट कर रही है। में बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो सस्ते टिकट एक इल्यूजन है क्या? दो 2019 में दिल्ली से पेरिस की फ्लाइट 40 से 50 हजार कॉस्ट करती थी। आज वही फ्लाइट एक लाख रुपए कॉस्ट कर रही है। तो ये एयरलाइंस हमें लूट रहे हैं कि ये जियोपॉलिटिकल वॉर्स की वजह से हो रहा है? सो आई वुड से दोनों। एयरलाइंस भी शायद आपको लूट रहे हैं बट इट्स द एज ऑफ बीइंग स्मार्टर. यू हैव टू डिसाइड the right timing for you to travel and right place you want to travel to. Okay, fair. सस्ते टिकट एक इल्यूजन है क्या? सस्ती टिकट एक इल्यूजन है. सस्ती टिकट एक इल्यूजन इसलिए है क्योंकि जो सस्ता लग रहा है आज वो कहीं ना कहीं कोई एक कॉस्ट पे सब्सिडाइज करके ऐड कर देंगे. हाँ, तो एयरलाइन इंडस्ट्री डिमांड एंड सप्लाई पे काम करती है. ओके. अगर डिमांड कम है और सप्लाई ज्यादा है तो एयर टिकट्स के कम होंगे. ठीक है. लेट्स थिंक अबाउट इट. दिवाली पे आपको ट्रेन से घर जाना है, फ्लाइट से घर जाना है, दोनों के टिकट्स महंगे हैं. रोड से घर जाना है, ट्रैफिक ज्यादा है. क्यों? क्योंकि वॉल्यूम उस टाइम पे ज्यादा है, डिमांड ज्यादा है, इसलिए सारी चीजें थोड़ी सी ज्यादा महंगी हैं एंड डिमांड कम है. सिमिलरली जब छुट्टियां खत्म हो जाती हैं बच्चों की, समर हॉलीडेज खत्म हो जाते हैं, तब एयर टिकट्स सस्ते हो जाते हैं. क्यों? क्योंकि द एयरलाइंस आर नॉट एक्सपेक्टिंग पीपल टू ट्रैवल, सो दे हैव अ लॉट ऑफ सप्लाई बट देयर इज वेरी लो डिमांड इन द मार्केट एंड दैट्स व्हाई एयर प्राइसेस आर लो. नाइस. तो इस वीडियो के एंड में हम चाहते हैं कि व्यूअर्स को ये पता चले कि कैसे एयरलाइन इंडस्ट्री काम करती है, क्या फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं. हम ये भी जानेंगे कि आजकल जो न्यूज में आ रहा है, जो बज़वर्ड्स चल रहे हैं, टैरिफ्स, और उनका क्या इम्पैक्ट ट्रैवल और टूरिज्म इंडस्ट्री में होता है. हम ये भी सीखेंगे कि अगर किसी यूजर को एक अपना वेकेशन बुक करना है तो वो क्या छोटे छोटे ट्रिक्स हैं जो वो इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि उनको कम पैसे में या ज्यादा प्राइजी ऑप्शंस ना मिले. तो अगर आप इनमें से किसी भी टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखें. ट्रैवल इंडस्ट्री का क्या फ्रेमवर्क है? एयरलाइन इंडस्ट्री का क्या फ्रेमवर्क है? सो एयरलाइन इंडस्ट्री का फ्रेमवर्क तो मैं नहीं बता सकता, बहुत मुश्किल होगा. मैं आपको एयरफेयर का फ्रेमवर्क बता सकता हूं कि टिकट्स के लिए अगर कोई 3 चीजें होंगी जो लार्जली इंपैक्ट करेंगी आपके ट्रैवल को इंटरनेशनली, वो क्या होंगी? पहली चीज है जियोपॉलिटिक्स, ऑफ कोर्स. ओके. जियोपॉलिटिक्स मींस टैरिफ्स एंड टैक्सेस, पॉलिसीज. टैरिफ्स एंड टैक्सेस मींस अगर किसी कंट्री ने टैक्सेस हाई कर दिए हैं या फिर किसी कंट्री ने जो फ्यूल एक्सपोर्ट करता है उसने फ्यूल एक्सपोर्ट पे टैरिफ्स लगाए हैं या इंपोर्ट्स पे टैरिफ्स लगाए हैं, दैट कैन बी वन फैक्टर. सेकेंड फैक्टर, एंड व्हाइल आई एम ऑन फ्यूल, अभी फ्यूल प्राइस चल रहा है $87 पर बैरल, which is slightly expensive, and it will keep going higher because it's of course a fossil fuel, but that's about it. Geopolitics का impact, a lot of borders have been closed. अगर किसी को लाहौर से, taking an example, मलेशिया जाना है या सिंगापुर जाना है, because Indian airspace is blocked and you cannot travel through India, तो पूरा घूम के जाना पड़ता है. अभी वो घूम के जाना पड़ता है तो उसके लिए लगता है एक्स्ट्रा फ्यूल. फ्यूल मींस कॉस्ट, कॉस्ट मींस एक्सपेंसिव टिकट्स.
So that covers the two factors, geopolitics and fuel. Okay. Coming to the third one, which is quote unquote explicit to people planning to travel abroad or internationally. Forex prices. So forex is foreign exchange, which is loosely used as forex. So फॉरेन एक्सचेंज प्राइजेस आर बेसिकली डॉलर वर्सेस रुपीज वैल्यू. अगर $1 85 की वैल्यू रख रहा है और आप इंडिया में कमा रहे हो, इंटरनेशनली स्पेंड कर रहे हो, तो आपको सारी चीज़ें थोड़ी महंगी लगेंगी. लेकिन अगर लेट्स से रुपीस की वैल्यू इंप्रूव हो गई डॉलर के अगेंस्ट, रुपी 70 रुपए का हो गया फॉर अगेंस्ट $1, दैट मीन्स you now have higher paying capacity, you have more money in your pocket to pay internationally. तो एयरलाइन का जो बिजनेस मॉडल रहता है वो सिर्फ सीट भरने से एसोसिएटेड रहता है कि और कॉम्प्लेक्स रहता है? सीट भरने से ही रहता है. So that's thank you for bringing that up, because that's the microeconomics of airline industry. And this is an industry, it is a capitalist industry. Everybody is looking for their profits. To put it simply, as you said, अपन seats से discussion करते हैं. So there is revenue per seat, and then there is a cost per seat. Yeah. Revenue minus cost is profit. So when an aircraft is traveling from point A to point B, there are few costs that are under consideration. First is फ्यूल. इफ पॉइंट ए टू पॉइंट बी में कितना फ्यूल लेके जाना है, कितना फ्यूल कैरी करना है, एंड फ्यूल कितने का है. सेकेंड इज योर टैक्सेस फॉर पार्किंग द एयरक्राफ्ट, टैक्सेस दैट आर बीइंग पेड टू द एयरपोर्ट फैसिलिटीज, all the fixed costs. And third one is the labor cost. So you have to pay people who run the ground, who are the ground staffs, who are doing your catering services in your aircraft, who are flying your aircrafts, who are maintaining your aircrafts. तो ये सारी चीजें accumulate होती हैं, and then it gets divided into per seat cost, and that's how you come to a per seat revenue and a per seat cost that gives you per seat profit. So coming back to the scratch, प्री कोविड सिनेरियो बहुत डिफरेंट था ट्रैवल इंडस्ट्री का. ड्यूरिंग कोविड तो ऑफकोर्स सब बंद पड़ा हुआ था. पोस्ट कोविड काफी बूम हुआ था. बट आज भी लोग 2018 से 2019 का जो पीरियड है प्री कोविड, उसको बोलते हैं कि वो गोल्डन पीरियड था. क्यों ऐसा सोचते हैं? So coming back to the framework that I just spoke about, if you break it down, it's very simple. पहले आते हैं अपन फ्यूल प्राइसेस पे. फ्यूल प्राइसेस बिफोर पैंडेमिक वर अराउंड 72 to 75 डॉलर पर बैरल. अभी 85 से 89 है. So fuel prices went up, impacting the cost of flying the aircraft. So does the cost impacts on the travelers. Second is forex. Pre-pandemic forex was $77 per rupees. Now it is around 88. Okay. So that's your second impact. Third impact was उस समय पे डिमांड ज़्यादा था, सप्लाई कम थी, लोग उतना ज़्यादा इंटरनेशनली ट्रैवल नहीं करते थे. लोकली भी एयरक्राफ्ट पे इफ़ यू लुक एट जस्ट इंडिया, उतना लोग ट्रैवल नहीं करते थे, इसलिए डिमांड ज़्यादा थी, सप्लाई कम, तो फेयर्स थोड़े कम थे. अब लोगों ने एयर ट्रैवल करना ज़्यादा कर दिया है, तो थोड़े से प्राइसेस महंगे हो गए हैं. Yeah, I know. I mean, immediately after COVID, they started with this revenge travel plans कि हम बहुत सारी जगह जाएंगे, महंगे भी पड़ रहे हैं तो भी हम जाएंगे and all that. क्या है वो? तो यार मैं ना ट्रैवलिंग को, टूरिज्म को, more than money, it is about how people feel, what they want to do at that moment. Yeah. So
if you think about from a psychological standpoint, people have an emotion to travel. कोविड के टाइम पे लोग घरों में बंद थे, रिस्ट्रिक्टेड नंबर ऑफ पीपल के साथ रहते थे, राइट? सो दे वांटेड टू जस्ट गेट आउट, एक्सप्लोर, और प्लस एक द फियर ऑफ डेथ creeped in, and then people started realizing कि यार ट्रैवल नहीं करा, दुनिया नहीं देखी, तो मर गए तो सब, Yeah. you know, it would be a loss of my life, I will not be making justice to myself and all that. So people decided that I would like to see the world, I would like to travel, and that's when the tourism and travel industry picked up. And actually if you look at the consensus, IATA का डेटा देखोगे आप, तो आप देखोगे कि जो इंडस्ट्री है वो ऑलमोस्ट ट्वाइस और 2.5 times हो गई है टू प्री पेंडेमिक. आई थिंक कोविड ने एयरलाइन इंडस्ट्री को सिखा दिया है कि जितना जल्दी वो अपने मॉडल को चेंज करने के लिए स्ट्रेंथन कर सकते हैं, उतना ज्यादा आसान होगा. आई मीन दे अंडरस्टूड दैट कैश इज ऑक्सीजन, बिकॉज कोविड के टाइम पे उनकी फिक्स कॉस्ट बहुत हाई चल रही थी, प्लेन्स पार्क थे, पार्किंग फीस देनी पड़ रही थी, ग्राउंडिंग, प्लेन उड़ ही नहीं रहा है, खर्चा जो हो रहा है फ्लाइट का वो तो जा ही रहा है, सैलरीज भी जा रही हैं. तो जैसे जीपीडी मॉडल्स ट्रेन कर दिए जाते हैं, आई थिंक उन्होंने भी अपना वो फंडा सेट कर लिया है कि आज अगर कोई भी बड़ा सिनेरियो आता है जिसकी वजह से इंडस्ट्रीज अफेक्ट होती हैं, तो क्विकली उनका मॉडल अपस्किल हो जाता है एंड ट्रेन रहता है, वो अपने प्राइसिंग को उस तरह से चेंज कर लेते हैं, जो कि शायद प्री कोविड नहीं था. सो आई थिंक कोविड वाज एन आई ओपनर फॉर देम. यस. सो हम लोगों ने बहुत सारी बात ऑपरेटिंग कॉस्ट पे करी, जो कि एयरलाइन इंडस्ट्री को डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है. हमने एक कॉस्ट की बात नहीं करी जिसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर. व्हाट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर एन एयरलाइन कंपनी? सो फॉर एग्जाम्पल एयर इंडिया बोइंग से या एयरबस से एयरक्राफ्ट खरीदता नहीं है, दे रादर लीज इट. तो आपका महीने का भाड़ा तो जा रहा है ना. इफ योर एयरक्राफ्ट इज फ्लाइंग और नॉट फ्लाइंग, एयरबस और बोइंग विल नॉट केयर अबाउट इट. दे आर देयर टू कलेक्ट देयर मनी. तो जो कैपेक्स होता है, दैट इज समथिंग दैट was greatly impacted during COVID period. Yeah. क्योंकि रेंट तो भरना पड़ रहा था. Exactly, लीज वगैरह सब पेमेंट्स जा ही रहे थे. आई थिंक दैट इज व्हाई बहुत सारी एयरलाइंस उस समय लॉस में जा रही थी. और ये सारी लीजेस लॉन्ग टर्म होती हैं, 10 साल, 15 साल, 20 साल. Yeah. एंड आई थिंक दैट ऑल्सो एड्स टू द पार्ट के अब हम बहुत सारी जगह पर देखते हैं कि एयरलाइंस पुराने एयरक्राफ्ट यूज करती हैं, और बिकॉज वो एयरक्राफ्ट कई सालों से चले आ रहे हैं, उनको मेंटेनेंस कॉस्ट अपनी कहीं तो मैनेज करनी पड़ेगी. वो एकदम से तो नहीं बढ़ा सकते अपनी मेंटेनेंस कॉस्ट. लोग फिर बोलने लगेंगे कि अरे इतनी प्राइस कैसे बढ़ गई है. सो वो आई थिंक वो स्लोली मूविंग अहेड वाला मॉडल फॉलो करना चाह रहे हैं. करेक्ट. प्लस व्हेन यू टॉक अबाउट डिमांड एंड सप्लाई, आपको मोस्टली पुराने एयरक्राफ्ट्स ड्यूरिंग अ हाई वॉल्यूम सीजन ज्यादा दिखेंगे. व्हाई? बिकॉज न्यूयॉर्क से डेट्रॉइट, जस्ट टेक एन एग्जांपल, क्रिसमस सीजन, थैंक्सगिविंग के टाइम पे, लेबर डे के टाइम पे, जब छुट्टियां होती हैं, तब बहुत ज्यादा ट्रैफिक रहता है. तो नॉर्मल डेज पे अगर 4 फ्लाइट जा रही हैं राउंड ट्रिप्स, तो जब हॉलिडे सीजन होता है तो 6 या 8 होती हैं. एंड ये नए एयरक्राफ्ट कहाँ से आए? ये पार्किंग में खड़े थे, इनका मेंटेनेंस हुआ है, इनको वापस दौड़ाया जा रहा है. बट आई थिंक जो यूजर्स हैं उनको कभी कभी प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ती है उसकी वजह से. फॉर एग्जांपल, अगर मैं इंडिया में रह रही हूँ और मुझे अपनी दिवाली की टिकट्स बुक करनी है, तो मुझे एक टीयर 1 सिटी से टीयर 1 सिटी की फ्लाइट शायद कम रेंज में मिले, बट मुझे एक टीयर 1 सिटी से टीयर 2 या 3 की फ्लाइट थोड़ा सा हाई एंड पे मिलती है पीक सीजन्स में. एंड इट गेट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द यूजर और अनकंफर्टेबल हो जाता है. इनफैक्ट मैंने कई बार देखा है कि जब ये बहुत सारी फ्लाइट्स रन करते हैं तो अक्सर डिलेज भी बहुत ज्यादा होते हैं.
and it's terrible experience for the people who are opting for that. I mean, nobody wants to go home on the Diwali day when you know that you have to be there a day ahead. That's when the organizations like Indigo thrive and survive, whereas large giants like Air India struggle. Yeah. Because scheduling is one of the most important part of flying an aircraft in the air. Yeah, I get it. Okay, I think this more or less gives a quick perspective जिसको नहीं उतना क्लैरिटी नहीं होगी कि किस तरह से एयरलाइन इंडस्ट्री काम करती है, छोटे मोटे किस तरह के डायनामिक्स होते हैं जिनकी वजह से बहुत चीजें रिपल इफेक्ट क्रिएट करती हैं एक्चुअली आपके प्राइसेस पे। आज के मेजर टॉपिक्स क्या हैं? न्यूज हम रोज देखते रहते हैं, लोग बहुत बड़े बड़े जार्गन्स फेंकते हैं, टैरिफ्स, फ्यूल चल रहा है, फॉरेन एक्सचेंज वैल्यू ऊपर नीचे जा रही है, जियोपॉलिटिकल वॉर्स हो रहे हैं। सो फॉर एनीबडी हु इज वाचिंग दिस वीडियो, जो शायद ये सोचे कि यार मुझे क्या फर्क पड़ेगा, यूक्रेन में वॉर हो रही है उससे मुझे क्या लेना देना है, या चाइना में किसी ने गुड महंगा कर दिया तो मुझे क्या लेना देना है। तो कैन यू एक्सप्लेन लाइक हाउ दीज टॉपिक्स वर्क, क्या है उनके फैसेट्स? तो आई नो इट्स अ ग्रैंडर स्कीम ऑफ थिंग्स, लेकिन उसका आपकी पॉकेट पे भी इम्पैक्ट होता है। एज आई वाज टॉकिंग अर्लियर, अगर आपको लाहौर से सिंगापुर जाना है, इंडिया के बॉर्डर्स क्लोज्ड हैं, तो घूम के जाना पड़ेगा, फ्यूल ज्यादा लगेगा, कॉस्ट ज्यादा होगी, सो दैट इज एन इम्पैक्ट। सिमिलरली अगर टैरिफ्स लग रहे हैं या वीजा महंगा हो रहा है, तो दैट इम्पैक्ट्स योर पॉकेट, दैट इम्पैक्ट्स योर बजट फॉर दैट ट्रिप। गॉड, एंड आई थिंक फॉरेन एक्सचेंज वैल्यू से भी बहुत फर्क पड़ता है। अगर इकोनॉमी किसी कंट्री की वीक हो रही है या स्ट्रांग हो रही है, उसकी वजह से आप कितना पैसा खर्च कर रहे हो अपनी ट्रिप में, वो भी मतलब डिपेंड करता है। या अगर मैं इंडिया से लेट्स से $1 की वैल्यू 85 रुपीज है, 85,000 रुपीज लेके निकलता हूँ और सोचता हूँ कि आज मुझे जो फ्रिज मैग्नेट खरीदना था वो $10 का था, लेकिन कल अगर USD वर्सेस INR वैल्यू डिप्रिशिएट हो जाती है INR की, तो फिर $1 में शायद 100 रुपए होंगे, तो फिर वो फ्रिज मैग्नेट $10 का नहीं पड़ेगा, मुझे $12 का पड़ेगा। करेक्ट। इसलिए क्या ऑप्शन रहता है लोगों के पास में कि वो कनेक्टिंग फ्लाइट्स लें तो उनको कम प्राइस में पड़ेगी? हाँ, कनेक्टिंग फ्लाइट्स एक काफी इजी हैक है। सो इफ यू आर ट्रैवलिंग इन US, I'll give you 2 names that could help you. So here's the funda number 2. One is use Priceline. Okay. Second is Skyscanner. Skyscanner to find the appropriate flights. Set your notifications to get कब प्राइस कम हो रही है। आप बेसिकली एयरक्राफ्ट चूज कर सकते हो, वो आपको नोटिफिकेशन देगा जब भी प्राइसेस चेंज होगी ऊपर या नीचे। सेकेंड इज स्काईलाइन। स्काईलाइन पे आप फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B अपना डिसाइड करते हो कि मुझे इस दिन पे इतने बजे से इतने बजे के बीच में ट्रैवल करना है। प्राइस लाइन tries to find out which connecting flights have high supply but lower demand, और आपको वो सीट्स एलोकेट कर देता है। अभी वो फ्लाइट कनेक्टिंग हो सकती है, डायरेक्ट हो सकती है, मोस्टली वन स्टॉप फ्लाइट्स होती हैं, बट वो डील जो होती है वो मार्केट से 20% सस्ती होती है। करेक्ट। Okay, that's more or less around the 3 pillars that you are mentioning, जिनकी वजह से चीजें ऊपर नीचे होती है। वीजाज में भी बहुत चेंजेस आ रहे हैं ट्रैवल इंडस्ट्री में। बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो वीजा ऑन अराइवल दे रही है, फ्री वीजा दे रही है, वीजा एग्जेम्प्ट कर रही हैं बहुत सारे सिटीजन्स को। बहुत कंट्रीज ऐसी हैं जो रिस्ट्रिक्शंस लगाती जा रही हैं। तो क्या पैटर्न देखने को मिल रहा है ट्रैवल इंडस्ट्री में आज की तारीख में इससे? सिंपल बात करते हैं। जब कोई ट्रैवल करके फॉरेनर आपके देश में आता है, तो ही ब्रिंग्स फॉरेन करेंसी, फॉरेन मनी,
That is a revenue for the country. A lot of countries run on tourism, whereas a lot of countries do not depend on tourism. तो अपन एग्जांपल लेते हैं मालदीव्स का. मालदीव्स में वीज़ा ऑन अराइवल है. बहुत सारी कंट्रीज के लिए इजीली वीज़ा मिल जाता है. ई एप्लीकेशंस हैं एक्सेट्रा. Why? Because Maldives make money on people coming there, staying, enjoying, spending a good time. On the contrary, if you look at US में वीज़ा मिलना मुश्किल है. बिजनेस वीज़ा भी थोड़ा मुश्किल है. Why? Because US does not depend on tourism. So it depends on which country you're traveling to. मतलब हम ये कह सकते हैं कि आपकी अगली ट्रिप का वीजा आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये भी डिपेंड करता है जियोपॉलिटिक्स पे. बिल्कुल. अगर किसी कंट्री के प्रेसिडेंट ने डिसाइड कर लिया कि उसको वीजा नहीं देना है आपकी कंट्री के लोगों को, तो आई एम सॉरी, यू कैन नॉट ट्रैवल. तो जहां जहां इकोनॉमी को सपोर्ट करेगा टूरिज्म, वहां वहां ज्यादा इनटेक बढ़ सकता है. और आपको वहीं ट्रैवल करना चाहिए. बिकॉज अगर किसी कंट्री ने अपने आप को टूरिज्म फ्रेंडली बना रखा है, तो वहां पे टूरिस्ट के लिए फैसिलिटीज एंड अमेनिटीज भी होंगी. whereas if a country which is hostile for tourists, it will not be really convenient for you to travel in those countries. करेक्ट. एयरफेयर का समझा. होटल्स और जो एजेंसीज होती हैं, ट्रैवल एजेंसीज, उनका क्या गेम है? So let me first talk about the travel agencies. Travel agencies काम करती हैं by providing you the best deals. Now they have two main opportunities how they can give that benefit to you. Okay. One is volume discounts. अगर किसी एक ट्रैवल एजेंसी ने टाई अप करा है किसी एयरलाइन कंपनी के साथ और वो बोलती है कि मैं आपको हर एयरक्राफ्ट की 200 बुकिंग दूंगी, राइट? तो एयरलाइन इंडस्ट्री उनको एक डिस्काउंटेड प्राइस पे टिकट्स प्रोवाइड करेगी, जिसको वो पास ऑन कर सकते हैं अपने यूजर्स को, या फिर जिससे वो प्रॉफिट पॉकेट कर सकते हैं. Okay. The second key pillar is, or second opportunity is bundling. अगर आप किसी ट्रैवल एजेंसी से टिकट्स ले रहे हैं, उसने आपको होटल भी करके दी है, टैक्सी भी करके दी है, आपकी ट्रिप भी प्लान करी हुई है, तो वो आपको काफी अच्छी डील दे सकता है versus if you try to do every booking separately. Yeah, I have actually personally experienced this. So कुछ साल पहले I was planning a trip with my friends to Rajasthan, and we were trying to cover like multiple cities, Jaipur, Udaipur, Pushkar, lot of cities. तो we experienced this कि हम individually, उस समय मेक माई ट्रिप बहुत ट्रेंडिंग था. इंडिया में काफी सारे लोग मेक माई ट्रिप इस्तेमाल करते थे अपनी बुकिंग्स करने के लिए, क्योंकि वो डेस्टिनेशंस के बारे में भी बताता था कि आप कहाँ कहाँ ट्रैवल कर सकते हो, क्यों बेनिफिशियल है, अपार्ट फ्रॉम द होटल बुकिंग्स एंड एयर टिकट्स एंड अदर टिकट्स दैट दे प्रोवाइड. बट वी रियलाइज्ड कि हम इंडिविजुअली अगर बुक कर रहे हैं मेक माई ट्रिप से ये सारी जगह जाना, तो हमें कॉस्ट बहुत ज्यादा पड़ रही है. कट्टू अगर हम किसी ट्रैवल एजेंसी के थ्रू पूरा पैकेज बुक कर रहे हैं, वो हमें होटल भी अच्छी दिला रहे हैं एट अ वेरी ग्रेट डील, वो हमें एयरफेयर प्राइसेस भी सही दिला रहे हैं, वो हमें इनफैक्ट विद इन सिटी लोकल ट्रैवल करने के लिए जिन कैब्स को या जिन चीज़ों को यूज़ करना चाहिए वो भी दिला रहे हैं. इनफैक्ट उसके साथ हमें गाइड भी मिला था. सो आई थिंक वो बंडल करने वाला जो फंडा दैट यू मेंशन्ड रियली वर्क्स वेल. I'll give you another example. आप कभी टोक्यो नहीं ट्रैवल करे. फॉर एग्जाम्पल, यू हैव नेवर ट्रैवल टू जापान, राइट? जापान में लोग बुलेट ट्रेन यूज करते हैं, एयरप्लेन यूज करते हैं टू ट्रैवल फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी. तो जो वहां की ट्रैवल एजेंसी होगी या फिर जो ट्रैवल एजेंसीज होंगी, उनको ज्यादा आइडिया होगा हाउ टू ट्रैवल इनसाइड द कंट्री, हाउ कैन यू एक्सपीरियंस the city to the best. Yeah. So if you do not want to take the hustle of planning everything yourself, and you don't mind somebody else planning things for you, and you think कि वहाँ डील अच्छी मिल रही है, go for it. It is worth it.
तो अगर आप ऐसे इंसान हो जो ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी के थ्रू वेकेशन बुक कर रहे हो, तो आपको सिर्फ डील्स की फ्लैश प्राइस नहीं देखनी है, आपको बाकी की चीजें भी देखनी है कि वो और कौन से टैक्सेस लगा रहे हैं, कोई हिडन फीस तो नहीं है, वो पर्क्स क्या इंक्लूड कर रहे हैं। जैसे कि बहुत सारे होटल्स अपग्रेड करते हैं ब्रेकफास्ट में, या और भी डायरेक्ट कॉस्ट जिनके थ्रू वो बुकिंग पर्क्स में ऐड करते हैं। आपको ये सारे फैक्टर्स भी कंसिडर करना चाहिए। इनफैक्ट अब तो आप एआई को भी बिठा सकते हो ये सारी चीजें ट्रैक करने के लिए, राइट? आजकल एआई एजेंट्स एंड एआई एप्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई हैं एंड दे आर रियली स्मार्ट एज वेल। या आजकल वेब स्क्रैपिंग कैपेबिलिटीज हैं, सर्च कर सकते हैं it's ये amazing. AI। पहले नहीं कर सकते थे सर्च, पहले एक हिस्टोरिक डेटा होता था। आजकल दे कैन गो ऑन द वेब, सर्च एंड कम बैक विद रिजल्ट्स टू यू। So the funny part is that there was a time जब हम किसी तरह की वेब स्क्रैपिंग कर रहे हैं या हम स्क्रोलिंग कर रहे हैं, तो कंप्यूटर हमें पूछता था कि प्लीज कंफर्म दैट यू आर नॉट अ रोबोट। बट एक्चुअली अब वाइस वर्सा हो रहा है, उस चीज को ज्यादा प्रमोशन मिल रहा है that why are you doing so many things, you know, through a human when the bot can do all the grunt work for you. Yeah. So let me give you the funda number 3. In the past 2 months, how I have been trying to search the best deals online has changed. Okay. So I have a prompt that I'm gonna give it to you that you can that we'll share with the users or the listeners here. So मैं बहुत सिंपल चेकलिस्ट बनाता हूँ जब मैं प्रॉम्प्ट देता हूँ अपने एजेंट को। Okay. एक बेसिक प्रॉम्प्ट होता है कि जैसे अगर मुझे राले से डेट्रॉइट जाना है तो मैं बोलूंगा आई वांट टू ट्रैवल फ्रॉम राले टू डेट्रॉइट, आई वांट योर हेल्प टू फाइंड द बेस्ट डील्स ऑनलाइन, हियर आर द फ्यू चेकलिस्ट्स टू फाइंड द बेस्ट डील्स दैट यू शुड फॉलो। फर्स्ट आई विल टेल द AI एजेंट टू गो फाइंड द बेस्ट डील्स ऑन गूगल। Second, I will tell go and find the deals which are not listed on Google. Okay. The third one I'll say is try to find out what are the best deals and promotions that are enabled by the Raleigh Durham airport. क्योंकि कई बार लोकल एयरपोर्ट्स भी कभी कभी कुछ स्पेशल ऑफर्स चलाते हैं। बट ये सिर्फ यूएस पे होता है या और भी और कंट्रीज? सारी कंट्रीज। Okay. मेरा इसके बाद वाला प्रॉम्प्ट, try to find out the best dates I should travel, let's say between 20th and 25th October. Then I would say try to find out if these airlines are running promotion activities. Yeah. Okay. And then one of the second last prompts or the checklist is try to find out the best way I could have single stop connecting flights and find the cheapest options for those. And the last one is create an Excel for me and put the prices and the links where which I could use to book these tickets. And then मैं इस लिस्ट को लेता हूँ, खुद का इंटेलिजेंस यूज करता हूँ और देखता हूँ मेरे को क्या टाइम कन्वीनियंट है, कितना स्टॉप पे ले ओवर कन्वीनियंट है, एंड देन आई डिसाइड हाउ आई शुड प्लान माई बुक। Yeah, I think that brings us to the end of the podcast where we wanted to give this quick guide to the users जो चाहते हैं कि better prices पे अपने वेकेशन को बुक करें, ना सिर्फ एयरफेयर्स के लिए बट होटल्स और बाकी चीज़ों के लिए भी। सो लाइक सिद्धांत सेड कि पहली आपके लिए डेज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको शायद वीकेंड्स पे महंगा पड़ेगा, वीकडेज पे सस्ता पड़ेगा, सो यू कैन हैव दैट इन द चेकलिस्ट। अदर थिंग इज कि आप शोल्डर टाइमिंग यूज करो। पीक आवर्स जो रहते हैं, हॉलीडे सीजन्स रहते हैं, उसमें भी हाई प्राइजेस होते हैं, सो ट्राई टू सर्च द शोल्डर टाइमिंग्स और शोल्डर वीक्स। फेयर अलर्ट्स में एक और चीज जो आई थिंक यू मिस्ड आउट वॉज कि टिकट्स जब भी बुक करते हो तो कैंसिलेबल टिकट्स बुक करो। ऑफ कोर्स, आई मीन मेरा डिफॉल्ट हो गया है कैंसिलेबल ही करो। या एंड अगर तुम अपने सेक्टर में देखना चाह रहे हो प्राइस को
और कंपेयर करना चाह रहे हो तो ये सारी वेबसाइट्स पे अलर्ट्स का ऑप्शन होता है, जहाँ पे आप प्राइस अलर्ट स्काई स्कैनर में जैसे होता है, यू सिलेक्ट द डेट एंड एवरीथिंग, तो आप प्राइस अलर्ट डाल सकते हो। तो अगर आप वो फ्लाइट की प्राइस नीचे गिरी है तो आपको अलर्ट आ जाएगी अपने मेल पे कि आप उस हिसाब से भी बुक कर सकते हो। ये कुछ 4-5 चीजें होती हैं जिनके थ्रू कर सकते हैं। कैंसिलेबल प्लीज डेफिनेटली करो। 500 रुपए बचाने के चक्कर में 3000 रुपए बिल्कुल भी नहीं पे करना चाहिए मुझे लगता है। तो कैंसिलेबल करो। कई बार एडवर्स सिचुएशन हो जाती है, कोविड में जैसे हमने बहुत देखा है, ये बहुत बार कैंसिल कोविड करनी के पड़ती बाद है। बहुत सारे लोगों को इवन आफ्टर कोविड इन 2021 एंड 22 आई रिमेम्बर, लोगों को कोविड हो जाता था, कैंसिलेबल टिकट्स नहीं होती थी। एंड इन सेवरल सिचुएशंस ऑल्दो डीजीसीए ने रेकमेंड करा था कि आपको रिफंड करना पड़ेगा अगर किसी को कोविड हो गया है, बट कुछ लोगों को रिफंड नहीं मिला। A lot of people had to let go of their cost that they paid for their bookings. Yeah. And I think I wanted to add one more thing before, we end this podcast, that globally demand काफी चेंज हो गई है। यूएन टूरिज्म के अकॉर्डिंग जनवरी 2025 बैरोमीटर के हिसाब से 2024 से काफी इंक्रीज हो गई है जो डिमांड है लोगों की ट्रैवल करने की। ऑलमोस्ट प्री कोविड तो 99% इंक्रीज हो गई है डेफिनेटली। तो डिमांड इज नॉर्मलाइज्ड, अब नहीं है वो सिनेरियो 2025 तक। आई थिंक वो शुरू के इयर्स थोड़े से डिफिकल्ट थे, लोग यूज टू हो रहे थे, एंड लाइक सिद्धार्थ मेंशन कि वो इमोशनल एडजस्टमेंट बहुत जरूरी था लोगों के लिए। लोग बाहर निकलना चाहते थे तो महंगी प्राइसेस पे भी कर रहे थे एंड जा रहे थे, बट अब वो नॉर्मलाइज। एयरलाइंस के लिए भी, एयरलाइंस को भी एडजस्ट करना पड़ा क्योंकि उन लोगों ने सडन स्पाइक देखा। दे वर नॉट रेडी, सब कोविड में बंद था, राइट? सो यू हैव टू रीस्टार्ट द क्लॉग्ड इंजन। यस, सो आई थिंक वो ट्रैवल इकोसिस्टम चलता रहता है, चीजें आती जाती रहती हैं, बट ट्रैवल इकोसिस्टम हमेशा रहता है। ट्रैवल की इकोनॉमी भी वैसे ही चलती है। ऑब्वियस रीजंस की वजह से आप वॉर जोन्स या रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीज ऑफ कोर्स नहीं ट्रैवल कर सकते हो, बट लो बजट डेस्टिनेशंस भी बहुत आजकल चलने लगे हैं। लोग थाईलैंड, मालदीव्स बहुत क्विकली जाने लगे। लोग पहले गोवा जाने के लिए प्लान करते थे, अब डायरेक्ट थाईलैंड या मालदीव्स का प्लान करते हैं। तो डिमांड भी है और सप्लाई भी है। ज्यादा ट्रैवल करो, घूमो फिरो, दुनिया देखो। It's about emotions more than the pocket. Yeah, and you live only once. Learn with all those experience. Yeah. I've seen multiple people who are super successful. वो काम करते रहते एक दिन गायब, ट्रैवल कर रहे हैं, and they are nowhere to be found for 1 month or 2 weeks or whatever, and they come back with their own set of experiences. So the industry keeps running, whatever happens. Yeah. Cool. So that's it for today. That wraps up. अगर आपको ये एपिसोड हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कमेंट्स में लिखो कि आपकी नेक्स्ट ट्रिप आप कहाँ पे प्लान कर रहे हो। हम बताएंगे कौन से सिग्नल्स को आपको चेक करना चाहिए। हम डिस्क्रिप्शन में जितनी भी चेकलिस्ट बताई है हम वो सारी डालेंगे। जिन एप्स को हम यूज करते हैं अपनी टिकट प्राइसेस को सॉर्ट करने के लिए हम वो भी नीचे मेंशन कर देते हैं। एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट एपिसोड।